सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कल हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने राजस्थान से अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर श्री दशरथ हिंगूनिया जी से चर्चा करी थी एक अलग विषय पर। लेकिन उस चर्चा में एक बिंदु जो निकल कर आया वो निकल कर आया कि संविधान में और खास करके संविधान में नहीं, जो चुनाव है, इलेक्शन है, उसके जो रिफॉर्म है, जो सुधार है, उस पर माननीय श्री दशरथ हिंगूनिया जी की जो पार्टी है वह काफी सालों से काम कर रही है और विजय मांकर जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैंने अनुरोध किया दशरथ हिंगूनिया जी से कि आप आइए और जो भी आपकी पार्टी जो भी चुनाव के सुधार लेकर आना चाहती है उसके बारे में दर्शकों को बताइए। तो सर, आपका धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस कार्यक्रम जी। में आए। सभी दर्शकों को और सर आपको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम, जय भारत। आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय को विशेष रूप से चुना है। आपने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में आपकी पार्टी ने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है वो क्या किया है। तो देखिए, ऐसा है कि नीति, नेता और पार्टी जो है वो, उस मामले में तो हमारी जो पार्टी है वो देश की नंबर वन पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे जो लीडर है वो भी नंबर वन है। और नीतियां हैं हमारी पार्टी की, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की नीतियां हैं, वो भी अपने आप में नंबर वन है। और ऐसी नीतियों की कॉपी जो है वो कांग्रेस और बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी करती है। अब रही बात यानी कि एक तरह से इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में या विभिन्न प्रकार के जो बिल है वो संसद को देने के संदर्भ में पार्टी ने क्या क्या काम किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक हमने 16 जो बिल है वो विभिन्न अलग अलग इश्यूज के ऊपर हमने संसद को वो जो है वो दिए हैं। हालांकि अभी अभी हमारा कोई संसद में कोई एमपी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है वो हमने भेजा। उनके ऊपर डिस्कस भी हुआ है और कुछ सीमा तक यानी कि एक तरह से उनके ऊपर वर्किंग भी हुई है। जैसे उदाहरण के तौर पर इलेक्टोरल रिफॉर्म में हमारी ये मांग थी कि भाई लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं की जो सदस्य संख्या है वो बढ़नी चाहिए। क्योंकि 1971 की जनगणना के हिसाब से ये सीटों का निर्धारण किया गया था और उसके बाद में परिसीमन नहीं हुआ। तो हमारी ये मांग थी कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं की, जो विभिन्न राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनके सीटों की सदस्य संख्या बढ़नी चाहिए। और उसी का परिणाम है कि सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो मोदी सरकार लाने के लिए मजबूर हुई और नया संसद भवन है वो बनकर तैयार हुआ। इसके साथ साथ में मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि 2026 में जो परिसीमन होगा उसमें लोकसभा और राज्यसभा और विभिन्न राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनकी सदस्य संख्या है वो निश्चित रूप से उनकी जनसंख्या के अनुपात में बढ़ेगी। और प्रतिनिधित्व बढ़ना भी चाहिए था। तो ये एक तो ये हमारी जीत है कि हम बिना संसद में गए हुए, बिना हम संसद में पहुंचे हुए हमने ये काम है वो हम इन सरकारों को करने के लिए उनको बाध्य कर दिया और उनको करना पड़ रहा है। नंबर एक। नंबर दो, दूसरा यानी कि एक तरह से हमने 8 जो बिल है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर हमने दिए हैं। 8 बिल है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर है, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो चुनावी सुधार हैं वो जब तक हमारे इस लोकतंत्र में शामिल नहीं किए जाएंगे तब तक ये जो हमारा जो प्रतिनिधिक लोकतंत्र जिसकी हम बात करते हैं वो सही रियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो नहीं बन सकता, लोकतंत्र नहीं बन सकता। तो इसी कैटेगरी में, इसी श्रेणी में हमने ये जो है ये हमने जो है वो किया है कि जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर विभिन्न प्रकार की सीलिंग है वो लगी, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर नहीं, सॉरी, कैंडिडेट्स के ऊपर सीलिंग लगी हुई है कि एक कैंडिडेट जब वो सीलिंग विधानसभा का चुनाव सीलिंग लड़ता सीलिंग है। को एक बार सर हिंदी वाली भाषा के लिए बता दीजिए, सीलिंग मतलब।
हाँ, सीलिंग का मतलब बताइए। चुनाव चुनाव खर्च की एक सीमा है। उस सीमा से आप अधिक खर्च नहीं कर कर सकते। और यदि ऐसा करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो ये इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उसका वोलेशन माना जाता है। और ऐसी स्थिति में वो चुनाव है वो निरस्त माना जाता है। जैसे एमएलए के चुनाव के लिए 28 लाख की सीमा है, वो निर्धारित है अभी एट प्रेजेंट। और इसी प्रकार से लोकसभा के लिए जो है, लोकसभा जो एमपी जो चुनाव लड़ते हैं, तो उनके लिए भी यानी कि एक तरह से जो है वो 78 लाख की शायद सीमा है वो होनी चाहिए। तो इससे यदि कोई अधिक खर्च करता है तो ये अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है चुनाव आचार संहिता का, जो आदर्श आचार संहिता है, उसका उल्लंघन माना जाता है, उसका वोलेशन माना जाता है। और ऐसी स्थिति में वो जो चुनाव है वो निरस्त है वो माने जाते हैं। तो ये जो सीलिंग है वो कैंडिडेट्स के ऊपर तो है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के ऊपर इस प्रकार की कोई सीलिंग नहीं है। तो राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सीलिंग नहीं है, तो इससे क्या है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं किसी कॉन्स्टिट्युएंसी में या किसी कैंडिडेट के लिए कई सौ करोड़ रुपए भी एक साथ खर्च कर सकती है। तो ये अपने आप में जिन राजनीतिक दलों के पास में या राजनीतिक पार्टियों के पास में फंडिंग नहीं नहीं है, सर, लेकिन जो ये जो आपने जो बात, ये जो आपने बात बताई है, ये ऐसा कैसे है कि जो प्रत्याशी है चुनाव का, जी आप कह रहे हैं जी प्रत्याशियों पे रोक है और पार्टियों पे रोक नहीं है, मतलब तो जो प्रत्याशी लेकिन जो उस पार्टी से है, वो उस प्रत्याशी पे भी तो रोक होगी ना। लेकिन ये आप नहीं, कहना चाह रहे हैं प्रत्याशी कि, क्यों, हाँ अच्छा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अच्छा, प्रत्याशी जितना खर्च करता है उस इंडिविजुअल पे लेवल रोक के है। ऊपर, उसके ऊपर तो सीलिंग है अच्छा, कि वो पार्टी के उस खर्चे पे सीमा से नहीं है। ज्यादा, हाँ, उस सीमा से वो ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन यदि उसी जी जी कॉन्स्टिट्युएंसी में यदि कोई राजनीतिक पार्टी ए जी। बी सी जो भी हो, एक्स वाई जेड, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो चाहे राज्य स्तर की पार्टी हो, वो उसके ऊपर 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर दे उस कॉन्स्टिट्युएंसी में, जी। तो उसके ऊपर कोई सीलिंग नहीं है। तो फेयर, फ्री और तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की जब हम बात करते हैं जी कि भाई हमारे जो चुनाव है वो निष्पक्ष और पारदर्शी होने चाहिए और भय रहित होने चाहिए, बिना किसी पक्षपात के होने चाहिए, वो पक्षपात तो स्वतः ही हो गया, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी को जो है वो सौ नहीं तो, करोड़ रुपए लेकिन दो मैंने सौ भी करोड़ सर, रुपए मैंने भी 500 दो करोड़ रुपए खर्च करने की मैंने छूट भी मिल 2000, जाती है। नहीं नहीं, मैंने भी 2014 में कंटेस्ट किया था नई दिल्ली जी। लोकसभा से। लेकिन मैं हम्म ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, अब जैसे चुनाव होता है, तो मुझे तो याद है कि मैं हम्म तो सारे खर्चे लिखित रूप में दे दे के चुनाव आयोग में दे के आता था। तो आप कहना हम्म चाह रहे हैं कि कोई प्रत्याशी अगर मान लीजिए किसी बड़ी पार्टी से है, और तो क्या हम्म उसको, वो जब जाता है चुनाव के दौरान, तो वो तो जितना भी अगर हम्म पार्टी आके अलग से खर्चा करे, मतलब टेंट लगवाया या पर्चे अगर पार्टी करेगी, तो उसको उसको लिखित रूप हम्म में नहीं देना, वो काउंट नहीं होगा। नहीं, वो पार्टी के खर्चे में काउंट हो जाता है, वो कैंडिडेट के खर्चे में काउंट नहीं होता। जी जी जी, हाँ, मैं इसी बात को समझना चाह रहा यही हूँ। तो सबसे मजेदार बात है भारतीय लोकतंत्र की, अच्छा सर, कि एक इन्होंने यानी कि एक एक तरह से एक चीज गलियां मैं, निकाल रखी है। एक चीज बता दूं कि उसमें क्या है कानून के, मैंने देखा कि जो भी चुनाव आयोग था ना, वहां पर ज्यादातर जो भी निर्दलीय या छोटी पार्टी के लोग थे, वो तो प्रत्याशी खुद आते थे। आई थिंक ये रूल है कि हम्म। प्रत्याशी को आना चाहिए, लेकिन मैंने देखा बड़ी प्रत्याशियों का कोई कैंडिडेट वहां पर आता ही नहीं था, पर्सनली कोई हाँ, नहीं बड़ी आता था। पार्टियों के, बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात भी सही है कि जो छोटे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते थे, क्योंकि उनके पास में मैन पावर की भी कमी होती है, नहीं तो रूल उनके क्या पास कहता में है इस बारे इकोनॉमिक में, आपको पावर, पता है कि रूल क्या मनी कहता है पावर, मैन नहीं, पावर। रूल इसका नहीं, नियम क्या है, नियम क्या कहता है? नियम देखिए, नियमानुसार तो यह है कि प्रत्याशी या को तो आना उसका चाहिए। एजेंट या खुद उसका प्रत्याशी जो खुद, उनमें से कोई ना कोई वहां पर उपस्थित होना चाहिए। नहीं, नियमानुसार यदि हम बात करते हैं तो नियम में तो एजेंट का भी प्रोविजन है कि एजेंट भी प्रेजेंट होकर और चुनाव खर्च है वो बता सकता है, ये नियम तो है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके पास में आर्थिक संसाधनों की कमी है या जिनके पास में मनी पावर की कमी है, तो मैन पावर की भी कमी होती है उनके पास में और मनी पावर की भी कमी होती है। जी सर तो सर। ऐसी स्थिति में वो पार्टियों के तो कैंडिडेट खुद ही यानी कि एक तरह से वहां पर प्रेजेंट होकर अपना जो खर्च है जी सर, वो वहां पर जो है मैं फिर भी, वो शो आप करते हैं। आपने बताया, मैं कहूंगा फिर भी ये रूल, खैर आप अपनी बात जारी रखिए। पर मुझे एक वाक्य याद आ गया, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य था, मैं आपको बताता हूँ।
लोगों को ये बात समझने हम्म। की कि मीडिया कैसी, किस तरह से मीडिया काम करती है। ये 2014 की बात है। मैं चुनाव आयोग के गेट के बाहर था। सब प्रत्याशी उस दिन हम्म। आके, बहुत सारे, मैंने भी अपना फाइल किया। तो वहां पर बहुत सारे मीडिया के लोग खड़े थे। तो वो लोग, हम्म। एक नेता थे बड़े पार्टी के, उनका उन्होंने इंटरव्यू किया कि ये प्रत्याशी है। तो मैं हम्म। उनके पास गया। मैंने कहा भाई मैं भी प्रत्याशी हम्म। हूँ, मेरा भी लो। उन्होंने मेरी हम्म। शक्ल की तरफ तक नहीं देखा। शक्ल की तरफ भी नहीं देखा। मतलब मीडिया अगर हम्म। दरकिनार कर रही है तो आम लोगों तक तो बात पहुंचेगी। तो पूरा एक सिंडिकेट, जिसे कहेंगे एक गिरोह है, धन बल का एक गिरोह है जो काम कर रहा है और आके बिल्कुल। सत्ता पे, गरीबों के नाम पे हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, गिरोह आता है। गिरोह में मीडिया शामिल है, धन बल शामिल है, और सत्ता को कब्जा लेता है। मैंने तो उस दिन, मेरे को ऐसा मैं इतना बुरा फील हुआ। मैंने कहा मैं इन प्रत्याशियों में शायद सबसे पढ़ा लिखा हूंगा। मैं इस क्षेत्र के अंदर 27 साल से रह रहा हूँ। ये किसी को कोई मतलब हम्म। नहीं है मेरी क्या ऑनेस्टी है, कितने मैंने लेवल पे काम किए, कुछ नहीं है। लेकिन सारा धन बल है वो वहां पर चले जाता है, मीडिया पूरा। बहुत दुख हुआ उस दिन मुझे। बिल्कुल 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 निखिल जी, आपने जो बात कही ना वो बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए हमने ये भी कहा है कि मीडिया रेगुलेशन एक्ट भी आना चाहिए। चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि किसी पॉपुलर पार्टी के किसी प्रत्याशी को या प्रधानमंत्री को या फिर जो है किसी मंत्री को लगातार, यानी कि एक तरह से जो है वो ऑन कैमरा जो है उनको लगातार दिखाया जाता है। न केवल चुनाव के दिन बल्कि जब से वो नॉमिनेशन भरता है तब से लेकर लगातार, यानी कि एक तरह से जो है ऐसे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कैंपेनिंग जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज जो मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके माध्यम से, प्रिंट मीडिया है उसके माध्यम से, यानी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, अखबार, सबके माध्यम से, यानी कि एक तरह से उनको लगातार वो दिखाया जाता है। तो ये फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वाली बात नहीं रह जाती है ना। इसीलिए तो हमने ये जो बिल है वो दिया कि जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उनको भी, यानी कि एक तरह से स्पेस है वो अखबार में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है वो मिलना चाहिए। और क्यों ना, यानी कि एक तरह से ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि प्रत्येक कैंडिडेट को अपनी बात को रखने का जो है वो निश्चित अवसर मिलना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट उस संबंधित कॉन्स्टिट्युएंसी से चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हो, या फिर जो है विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो, तो उनको, यानी कि एक तरह से अपनी जो बात है वो रखने का जो है उनको अवसर दिया जाना चाहिए। और वो भी, यानी कि एक तरह से अपनी पॉलिसी और प्लान के बारे में जो है लोगों को अवगत कराएं। तभी सही प्रकार से जनमत निर्माण हो पाता है। और लोग हैं वो अपने आप में जान पाते हैं कि हमारे कैंडिडेट जो है वो कितने चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें कौन योग्य है और कौन है वो सही प्रतिनिधित्व है उस क्षेत्र की जनता का कर सकता है। तो ये बातें ही तो, यानी कि एक तरह से इलेक्टोरल रिफॉर्म में है। और इसी कड़ी में मैं निखिल जी आपको एक बात और बताऊं। मैंने कल भी आपके शो में ये बात कही थी लेकिन मैंने संक्षिप्त में कहा था। मैं थोड़ा इसको थोड़ा विस्तार में आज बताना चाहूंगा कि अ, आज विभिन्न जो कारपोरेट घराने हैं या बड़ी बड़ी नेशनल और मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, ये इन राजनीतिक पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को जो है वो चंदा देती है। और बड़ी, यानी कि एक तरह से जो है ना करोड़ों अरबों में, यानी कि एक तरह से इनको चंदा है वो दिया जाता है। अब छोटी राजनीतिक पार्टियों का जो है इस मामले में जो है नंबर ही नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी ये मांग है कि क्यों ना एक ऐसा नेशनल इलेक्टोरल फंड बनना चाहिए। और हमने चुनाव सुधारों में जो है ये संसद को ये बिल है वो बनाकर भेजा है कि ऐसा एक नेशनल इलेक्टोरल फंड बनना चाहिए। और जिस भी कंपनी को, जिस भी व्यक्ति को फंडिंग करनी हो तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट फंडिंग न करे, बल्कि उस नेशनल इलेक्टोरल फंड में फंडिंग करे। और फिर जो है वो टैक्स रिबेट ले। देखिए एटीसीसी के तहत जो है, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कारपोरेट कंपनी या कोई भी ऐसी संस्था किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है तो एटीसीसी के तहत जो है उसको टैक्स में छूट मिलती है, रिबेट मिलती है। तो अब ऐसी स्थिति में यदि कोई भी ऐसी कोई कारपोरेट कंपनी है, कोई भी ऐसी फर्म है, कोई उद्योग, ये जो घराने हैं, औद्योगिक घराने हैं, यदि ये अपने आप में कोई फंडिंग करना चाहते हैं और टैक्स में छूट लेना चाहते हैं तो उनको नेशनल इलेक्टोरल फंडिंग में है वो फंड करना चाहिए, फंडिंग करनी चाहिए। और फिर
जिन राजनीतिक पार्टियों को जिस अनुपात में लोकसभा में और राज्यसभा में और विधानसभा में, सॉरी, विधानसभा और जो लोकसभा का जो चुनाव, वो लोकप्रिय चुनाव माना जाता है और प्रत्यक्ष चुनाव माना जाता है। तो इनमें जिन राजनीतिक दलों को जिस अनुपात में जो है वो मत मिलता है, जितनी उनको वोटिंग परसेंटेज, यानी कि एक तरह से उनको जो है नेशनल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर मिलती है, उसी अनुपात में उस फंड का जो डिवाइडेशन है वो होना चाहिए। तो ऐसे में यानी कि एक तरह से जिसको 1% वोट मिला है, उसको भी कम से कम, यदि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है, तो 1 करोड़ रुपए के का जो फंड है वो उस राजनीतिक पार्टी को भी निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये राजनीतिक रूप से अपने आप में ये एक एक करप्शन है ये। इस करप्शन को यदि हमें खत्म करना है और अपने कुछ चहेते घरानों को लेकिन लेकिन एक यहाँ तरह पर से, सर एक बात हाँ। भी तो है ना, मैं ये जो है ना, ये जो सिस्टम है कि सरकार को पैसे देना, मतलब सरकारी पार्टियों को पैसे देना, इसके बारे में एक विदेशी राइटर है, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बुक भी लिखी है, तो उन्होंने ऐसे कहा है कि जो कॉर्पोरेट फंडिंग है ना, इस तरह की कॉर्पोरेट द्वारा दिया गया है, हम्म। असल में ये चीजें हुई हम्म। थी ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरू। विलियम डेलरिम पायल जो राइटर है, ऑथर है, उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी है, तो जी। उन्होंने कहा था कि ये तो कॉर्पोरेट फंडिंग है, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रिश्वत देते थे ना, उस समय जो ईस्ट इंडिया हम्म। कंपनी वाले थे, और फिर वो नजराना पेश करते थे, जहांगीर को उन्होंने नजराना पेश किया, राजो हम्म। रजवाड़ों को नजराना पेश करते थे कि भैया हम यहाँ काम कर सके। ये ऐसे ही नजराना आज के जो ब्यूरोक्रेट हैं, आज के जो पॉलिटिशियन हैं, ये पार्टियां हैं, राजनीति ये पार्टियां हैं, ये वैसे ही उनको नजराना पेश करने वाली बात है। तो ये तो सर जब तक आप चाहे अगर ये सेंटर में भी आ जाए, एक जगह आप गवर्नमेंट को आ जाए, आप कह रहे हैं जिसके ज्यादा परसेंटेज हो, तो उसमें तो बड़ी पार्टियां, उनकी तो स्टेटस को स्थिति वही की वही बनी रहेगी, स्थिति पे परिवर्तन तो होगा ही नहीं। आपको नहीं लगता बजाय इसके कि बिल्कुल ही इसको खत्म कर देना चाहिए? इंदिरा गांधी जी ने नहीं, ये काम एक समय कर चुका है। देखिए, और इसमें निखिल जी, इसमें दूसरी निखिल जी, बात मैं, यह है, कि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट को उठाने के लिए लोगों की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर लोग अपनी डायरेक्ट, क्योंकि अगर आप कंपनी से चाहे सेंटर में ले चाहे पार्टी में ले, आप कह रहे हैं उसमें टैक्स डिबेट दे, वो कंपनी ने तो रेट बढ़ा के टैक्स जो है ना वो वापस ले लेना है। टैक्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो बल्कि और चीजों के रेट ही बढ़ते हैं। बात यह है, मेन जो बात देखिए सिद्धांतिक रूप से बात यह है, एक तो रिश्वत है ये एक तरह की, कि पहले से आप रिश्वत दे रहे हो, आगे जो पार्टी या कैंडिडेट जिस कंपनी से लेंगे उसी कंपनी के हिसाब से काम करेंगे, उनका तो ध्यान कभी बाकी पे तो जाएगा ही नहीं, देश पे तो जाएगा नहीं। और दूसरी सिद्धांतिक रूप से यह है, मैं अभी हिसाब लगा रहा था कि देखिए 1885 में ब्रिटिश सरकार बनी और 1947 में हम आजाद हो गए, कुल हम्म। हमारे 62 वर्ष के अंदर हमने आजादी पाली। अब 75 साल में जाके हम धन बल से, जाति बल से और बौद्धिक बल से आजादी नहीं पा सके, मतलब हमें धन के रूप में, बौद्धिक रूप में और सामाजिक रूप में देश को, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, 62 साल में हमने उनसे आजादी पा ली। 75 साल में अभी तक हम इलेक्शन के ये स्थिति में नहीं ला सके कि इन शक्तियों से हम अपनी डेमोक्रेसी को, अपने प्रजातंत्र को अलग कर सके। तो सैद्धांतिक रूप से तो ये होना चाहिए ना कि ये बिल्कुल ही सिस्टम खत्म हो भैया, पैसे अगर एक एरिया में मैं यहाँ दो पर तीन दो तीन करेक्शन करना चाहूंगा, मैं एक निखिल एक जी, मैं क्षेत्र दो में तीन अब करेक्शन करना चाहूंगा। एक क्षेत्र में एक तो एक तो एक 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 क्षेत्र में मिनट, एक दस दस मिनट। लाख 10-10 लाख लोग होते हैं। 1-1 रुपया भी अपने कैंडिडेट को होते हैं, तो 10 लाख रुपया बहुत होता है चुनाव के लिए, खर्चे के लिए। तो बजाय कि किसी से और से लेने के, उनको ये नहीं होना चाहिए कि भैया जाओ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ले लो। जब कैंडिडेट इसके लिए निकलेगा, देखिए आज सेब वाला सेब लेने के लिए निकलता है, जगह जगह घूमता है, सेब ले लो सेब ले लो, ये गरीब आदमी है, ठीक है। कोई कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए लाखों रुपए कमाने वाला नहीं घूमता, मुझे वोट दे दो मुझे वोट दे दो चिल्लाते हुए। आप बात समझ रहे हैं? हम्म। जिस दिन वो ऐसे घूमना शुरू कर देगा सेब वाले की तरह, कि भैया मुझे वोट दे दो या मेरे साथ दे दो, जिसको सबसे ज्यादा बाद में सहूलियतें मिलती है, उस दिन ही तो वो कनेक्ट होगा। वो तो बैठा होता है लंदन में, और यहाँ पे पैसे से मीडिया काम कर रही है, अखबार काम कर रहे हैं उसके लिए। ये तो नवाबशाही चल रही हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। एक तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 1858 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। नहीं, 1858 में 1800 था लेकिन वो स्थापित। 1857 की जो क्रांति हुई थी, एक मिनट जी सर, जी। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें फिर जो है ब्रिटिश क्राउन राज, यानी कि जो है भारत में डायरेक्ट है, वो इस्टेब्लिश हो गया था।
और 1947 में जो है 15 अगस्त 1947 को पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ, यानी हम भारत है वो आजाद हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान ये दो स्टेट है वो बने थे। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जो बंगाल में जो है इनका शासन सिराजु दौला के टाइम पर, यानी कि एक तरह से जो है वो नहीं नहीं, वो मैं इस्टेब्लिश इन्होंने आपको किया, बता फिर दूं कि धीरे वो धीरे। शासन नहीं था। वो आप जो कह रहे हैं, जो 1857 की क्रांति हुई तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई सरकारी शासन नहीं था ब्रिटिश का। और दूसरी बात, जो हाँ नहीं, शासन तो वो तो एक्चुअल मैं कह शुरू रहा हुआ हूँ ना उसके कि बाद कानून, 1858 तक, शासन तब काउंट होगा जब कानून 1858 बना। तक 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन सर शासन 1858 नहीं के था, बाद में शासन नहीं था, ट्रीटीज थी डायरेक्ट उनकी। क्राउन शासन, ये है। गलत इतिहास। यही मैं कह रहा हूँ, ये गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। उनका कहीं शासन नहीं था। उन्होंने कुछ अनुबंधन कर रखे थे। उन अनुबंधनों के अंडर में भारत के राजाओं के साथ मिलकर वो व्यापार करते थे। जो प्रमुख शासक थे वो राजा थे। नहीं, व्यापार भी करते थे इसके साथ साथ में। देखिए ईस्ट इंडिया लेकिन जो कंपनी के ब्रिटिश द्वारा दो लेकिन जो प्रकार के ब्रिटिश स्टेट थे देखिए, ईस्ट यहाँ पे। ईस्ट इंडिया एक कंपनी तो के, एक तो उनके आश्रित स्टेट थे, और दूसरे यानी कि एक तरह से डायरेक्ट वहां पर नहीं नहीं, ब्रिटिश रूल भी था। वो थोड़े बहुत एरिया उन्होंने लिए थे, लेकिन उसके अंदर उन्होंने उस एरिया के राजा की परमिशन ले रखी थी। तो उसलिए उनका शासन नहीं कह सकते। उन जैसे आज पंचायत के पास कई कानून है, तो अब ये थोड़ा ना कह देंगे पंचायत का शासन है। हाँ नहीं, मैं वो जो आपसे शासन आपको ब्रिटिश अवगत सरकार का करवाना बाद चाह में रहा शुरू हूँ, हुआ वो है। अवगत ये करवाना चाह रहा हूँ कि 1885 से नहीं, बल्कि 1858 से जो है क्राउन का जो है वो राज है वो भारत में स्थापित हो गया था। यानी जो ब्रिटिश महारानी है उसका जो साम्राज्य है वो भारत में स्थापित हो गया था। और ये 1947 तक है वो चला। चलिए, ये थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक हो गया। मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं दो तीन करेक्शन की मैंने बात कही थी इलेक्टोरल रिफॉर्म के संदर्भ में। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को चलाने के लिए फंडिंग जरूरी है, लेकिन इस फंडिंग की जो बंदरबांट है ना, इस बंदरबांट को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये मैंने जो है वो बात है वो कही है कि बंदरबांट को यदि हमें दूर करना है तो नेशनल इलेक्टोरल फंड है वो बनाना चाहिए। और नेशनल इलेक्टोरल फंड के माध्यम से, यानी कि एक तरह से जो फंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और कारपोरेट फंडिंग से होने वाला जो इलेक्शन है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, बल्कि पब्लिक फंडिंग के कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है वो आप चुनाव करवाइए। अभी हमारी 543 कॉन्स्टिट्युएंसी जो है लोकसभा की है जहां पर हम चुनाव करवाते हैं। अब यदि इनके ऊपर हम 78 लाख की सीलिंग को आधार मानते हुए प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसी का यदि हम टोटल कैलकुलेशन निकाल कर हम देखते हैं, तो आपका 10,000 करोड़ के अंदर अंदर आपका पूरा चुनाव वो संपन्न हो जाता है। लेकिन आप इन कारपोरेट फंडिंग के माध्यम से जब चुनाव करवाते हैं, तो यही जो चुनाव है वो आपका 70-80 हजार करोड़ तक है वो चला जाता है, 1-1 लाख करोड़ तक चला जाता है। तो ये इसके ऊपर जो है रोक लगाने के लिए ये बहुत है वो अपने आप में जरूरी है जो। जी सर, हाँ वो जो आप कह रहे हैं ठीक है, उसको 1858 से हम मानेंगे। लेकिन वो भी कुछ ज्यादा साल नहीं हुए, मतलब उसके हिसाब से भी भारत अब 75 साल तो हो गए। लेकिन 75 साल में भी हम देख रहे हैं कि उल्टा अब तो जो चल रहा है चुनावों के अंदर, जितना पैसा आई थिंक, कहा तो ये था कि भाई कोई 20,000 करोड़ की बात हुई थी, लेकिन बाद में सरकार ने कहा नहीं, 12,000 करोड़ आए इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इतने व्यापक स्तर पे गया, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट को उसमें आना पड़ा। तो इसके अलावा आप रिफॉर्म की बात, और किस तरह से आप रिफॉर्म, और किस तरह से आप रिफॉर्म सोच रहे हैं इसके अंदर? जी सर, आपका, जी सर। और हाँ, वो आप बीच में सही कह रहे थे, डिस्टरबेंस हो गया अठारह था। सौ 58 के अंदर हुआ, लेकिन उस हिसाब से भी ज्यादा समय नहीं हुआ। उस हिसाब से भी कंपेयर करते जाए तो हमें काफी, मतलब काफी समय हो गया है, लेकिन उतने समय में अभी तक हमारे पास उल्टा, बल्कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। यहाँ तो ये हो रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा और आता जा रहा है। मतलब इतने सालों हाँ में तो तो ये तो हमने देखिए, ब्रिटिश की तभी आजादी तो तो कमजोर तभी करते तो गए, कमजोर करते गए। लेकिन यहाँ पर इस धन वाले धन्ना सेठों की जो सिंडिकेट है, इनकी मजबूती तो और होती जा रही है ना समय के साथ। ये तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं हम, आजादी की जगह इसका मतलब हम कह सकते हैं गुलामी की दिशा में जा रहे हैं। अच्छा। मैं एक्चुअली 85 इसलिए काउंट किया क्योंकि वहां पे हमारा जो फर्स्ट, जो आई थिंक चुनाव जो हुए थे ना, उन्होंने
सिविल बॉडीज के जो शुरू किए थे, उसके हिसाब से मैंने काउंट किया था। तो सर मैं यही कह रहा था कि ये तो जो है ना, अब उल्टी दिशा में जा रहे हैं। मतलब ब्रिटिश राज में तो हमने कम समय के अंदर धीरे धीरे गुलामी खत्म करते गए। अब ऐसी गुलामी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हजारों करोड़। और हो सकता है अगले 10 साल बाद तो ये, 20 साल बाद तो लाखों करोड़ के अंदर चला जाए चुनाव। चुनाव साठ हाँ हजार तो करोड़ रुपया बिल्कुल खर्चा हुआ था बिल्कुल। 2014 में। जो चुनाव आयोग ने कहा कि अनकाउंटेबल अगर लगा दे तो 60,000 करोड़ तो खर्चा हुआ था 2014 में। तो अब 1 लाख करोड़ तो पार कर चुका होगा चुनावों का खर्चा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हालांकि चुनाव आयोग सही डेटा भी नहीं देता है। और जब से यानी कि एक तरह से जो चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो बदली गई है और एक तरफा कर ली गई है, जिसमें वो सरकार का ही यानी इंडिपेंडेंट कि एक तरह से कैंडिडेट को तो पूछते ही नहीं है। इंडिपेंडेंट हाँ, कैंडिडेट चुनाव आयोग में ऐसे है जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जोकर। में छोटे जो जोकर राजनीतिक दल हैं उनके कैंडिडेट्स को वो कैंडिडेट ही मानने के लिए तैयार नहीं ब्रिटिश होते। राज से भी बुरा है चुनाव आयोग। ब्रिटिश सरकारी अफसर भी बहुत अच्छे होंगे, डिसेंट होंगे। जी सर, मैं चाह रहा था कि आप एक बार अपनी पार्टी का रुख बता दीजिए। वोटिंग मशीन्स के ऊपर क्या है, ईवीएम पर। देखिए, ईवीएम के सिलसिले में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अ, दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी है जो टेम्परिंग या हैकिंग न की जा सकती हो। और मशीन के द्वारा होने वाले जो चुनाव है वो आप उनको मतलब ट्रांसपेरेंट, फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आप नहीं कह सकते। तो जब तक यानी कि अच्छा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि क्या वाकई में यानी कि एक तरह से इनको हैकिंग या टेम्परिंग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो काम है ये साइंटिस्ट का है, और साइंटिस्ट को जो है इस मामले में पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। हैकाथॉन होना चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। और साइंटिस्ट हैं वो अपने आप में कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, वो बताएंगे। और जो हैकिंग करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो बताएंगे कि वाकई में इन मशीनों को हैक किया जा सकता है, टेम्पर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और यदि वो इस बात को प्रूव करते हैं तो फिर हमें यह मानना चाहिए कि ये जो है टेम्पर प्रूफ है या नहीं है। दूसरी मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि 2000 सन 2000 में एक साइबर लॉ है वो पारित हुआ था। इसी प्रकार से 2023 में एक टेलीकम्युनिकेशन लॉ है वो पारित हुआ है। साइबर लॉ और टेलीकम्युनिकेशन लॉ यानी ऐसा कोई भी डिवाइस जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता हो तो वो अपने आप में कंप्यूटर या लैपटॉप की श्रेणी में आ जाता है। और लैपटॉप और कंप्यूटर को यदि आप यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास में नो हैकिंग, नो टेम्परिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए। और चुनाव आयोग के पास में जो एचएएल के द्वारा जो ईवीएम बनाई जाती है और जो माइक्रोचिप उसमें लगती है उसमें इस प्रकार का किसी भी कंपनी के द्वारा ऐसा कोई सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया गया है जो नो हैकिंग और नो टेम्परिंग से रिलेटेड हो। तो ऐसी स्थिति में आपके अभी ईवीएम के द्वारा होने वाले जो चुनाव है ये साइबर लॉ और टेलीकम्युनिकेशन लॉ के अनुसार भी यानी कि एक तरह से ये पूरी पूरी तरह से गलत है। और इसके साथ साथ में जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 और कंडक्ट कोड 1961 के अकॉर्डिंग भी ये जो चुनाव है वो आपके यानी कि एक तरह से इलीगल है। तो अभी जो सरकारें जो बन रही है इस ईवीएम की चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा ये अपने आप में इलीगल सरकारें हैं। और खुद चुनाव आयोग है वो अपने आप में जो है वो इस टेम्परिंग और हैकिंग में जो है वो शामिल है। और यदि वो ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है या इस प्रकार की जो है फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की प्रक्रिया को अगर वो उपलब्ध नहीं करवाता है तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के ऊपर भी निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह है वो उठेंगे। इसीलिए हमने नागपुर हाई कोर्ट में मानकर सर ने जो है जब चुनाव लड़ा यहाँ से हैं तो उन्होंने जो है वो इसमें नागपुर हाई कोर्ट में है रिट पिटीशन किया। रिट पिटीशन करने के बाद में जो 100 सवाल यानी कि एक तरह से चुनाव आयोग ने जो है वो डिसाइड कर रखे हैं। पहली हियरिंग में जो है वो चुनाव जो उसमें हाई कोर्ट ने जो है ऐसे उनको उड़ाया। और फिर उसके बाद में रीजोइंडर के माध्यम से मानकर सर ने जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है इस पूरी की पूरी चुनाव आयोग की जो चुनावी प्रक्रिया है इसकी ऐसी धज्जियां उड़ाई है। और जल्द ही शायद इसका एक सकारात्मक परिणाम वो देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में अपेक्षा की जानी चाहिए कि फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव हो पाएंगे।
और ये जो ईवीएम की जो चुनावी प्रक्रिया है, जिसको हम ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया नहीं कह सकते, शायद निश्चित रूप से जो है हमें इसे निजात मिल पाएगी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हाल ही में दो देशों में, आई थिंक कनाडा के अंदर चुनाव हुए थे। मैंने जो चित्र देखे, मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो मैंने चित्र देखे, सर आपने देखे थे, आई थिंक चुनाव हम्म। कनाडा के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। हमारे देश के हाँ अंदर ना, बिल्कुल। हमारे देश में दूध, दूध जो होता है ना, दूध, आपने अभी कहा कि हम्म। उसको कोई टेस्टिफाई करे, कोई एजेंसी, कि ये मशीनें सही है कि नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मशीनें तो बहुत दूर की बात है, मतलब मशीनें तो बड़े बड़े आराम से उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। और सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, यहाँ तो पैसे खिला के सर्टिफिकेट मिल जाता है। जैसिका लाल मर्डर केस में क्या हुआ था, सब जानते हैं कि गायब हो गए थे, कपड़े ही गायब हो गए थे। और जो हमारे यहाँ तो दूध आप दे दीजिए और इतना नकली दूध होता है, और उसका भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। और वो भी कहते हैं कि भाई नहीं, वो हम नहीं दे, टेस्ट टेस्ट वो भी बात खराब हो आपकी गया है। ठीक है। और लेकिन जब साइंटिस्ट साइंटिस्ट के बीच में जब इस प्रकार से एक तरह से कम आना तो चाहिए ना। जब वो मैनिपुलेशन करेंगे तब भी देखेंगे, उसका भी कोई ना कोई जो है मुकाबला करेंगे। लेकिन उसके लिए भी तो तैयार नहीं है वो चुनाव आयोग जो है वो। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर आज की जो चुनावी प्रक्रिया है, ये संदेहास्पद है। उनको, और जब तक ये नहीं। जी। यहाँ तो ये है ना, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भाई, जब पैसा मोटा आ गया, बच्चे चले गए अमेरिका, अमेरिका हम्म। में बिजनेस कर रहे हैं, उनको क्या पड़ी है देश की। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल। तो चिल्लाते रहेंगे, बिल्कुल बोलते रहेंगे, एक एक ब्यूरोक्रेट आके बैठता रहेगा, वो पैसे खाते रहेंगे पार्टी की तरफ से, चुप। बच्चे अमेरिका, अगली पीढ़ी अमेरिका में सेट हो रही है, और वहां पे गोरे लोगों से शादी बिल्कुल। कर लेंगे, रंग रूप बदल जाएंगे, 2 पीढ़ी बाद नाम भी रख लेंगे माइकल और डिसूजा। पता ही नहीं चलेगा कौन सही था, किसका बाप बात। कहाँ से लेके भागा, इंडिया से कितना माल लेके भागा हुआ है। हम्म। यहाँ तो चल ही तो रहा है बिल्कुल। ना, चल ही रहा है ना, जब जाए हम्म। ना रोज 613 लोग जो है ना, रोज भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। डेफिनेटली। अब एक तरफ तो लोग हैं जिनके लिए भारत में जीना मुश्किल है, तो इनके पास पैसे वाले होंगे ना, तभी तो ये बाहर जा रहे हैं। और पैसा कहाँ से आ रहा है, यहाँ तक कि जिसका अच्छा काम बिल्कुल धंधा है, वो भी थोड़ा सेट है, वो भी नहीं जा सकता छोड़ के, क्योंकि उसका काम सेट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, लेकिन फिर भी हमने ये सकारात्मक कदम उठाया है। और हम प्रदेश की और देश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि वाकई में यदि उनको सरकार को जवाबदेह बनाना है, उनको अपने कार्यों और अपने दायित्वों के प्रति उत्तरदायी उत्तरदायी बनाना है, तो हमें जो है वो सही सरकार है वो चुननी होगी। और जो हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है वो भी अपने आप में सही होनी चाहिए। और यदि चुनावी प्रक्रिया सही नहीं होगी तो जो चुनी जाने वाली जो सरकारें हैं वो भी सही नहीं होगी। इसलिए जनता की जो मांगे हैं वो भी दरकिनार दरकिनार की जाएगी। जनता की भावनाओं की है वो कदर नहीं होगी। महंगाई बेरोजगारी से जो जनता है वो त्रस्त रहेगी। और निरंतर उसका जो शोषण है वो होता रहेगा। यदि प्रदेश और देश की जनता को इससे निजात चाहिए, इनसे यदि छुटकारा चाहिए, तो ऐसी जो ईवीएम पर आधारित जो फ्रॉड तरीके से चुनी जाने वाली जो सरकारें हैं, इनके ऊपर जो है वो रोक लगानी पड़ेगी। और क्यों ना, यानी कि एक तरह से अब आने वाले टाइम में भी इस बात की भी आवश्यकता महसूस हो गई है कि जनमत संग्रह है वो जनता के द्वारा ही किया जाए। क्या वाकई में जनता है वो ईवीएम से चुनाव चाहती है अच्छा या सर, मैं बैलेट एक पेपर से चीज, चुनाव एक चाहती चीज है? ये भी बात है कि भारत में ना, एक चीज ये भी है कि लोग ना पॉलिटिक्स से दूर होने शुरू हो गए। मतलब कोई कहे कि अभी मेरे को तो 5 किलो राशन के लिए थोड़ी ना मैं राजनीति पे ध्यान दूंगा। तो आपको नहीं लगता कि ये भी समझ देनी चाहिए कि भैया राजनीति को हम ढंग से लोगों को समझाएं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आप, राजनीति आपको प्रभावित करती है। खैर, ये मैं कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ, समय की सीमा है, तो आगे हम जारी रखेंगे। ये थे माननीय दशरथ हिंगूणिया जी, राजस्थान से, जो कि राजस्थान के राज्य अध्यक्ष हैं अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8527533051, 8851188170। डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताबें मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है nspmart.com। धन्यवाद सर, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।